नमस्ते प्यारे दोस्तों। तो हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी खबरों से भरा हुआ है। अभी हमने बड़ी खबरों को डिस्कशन किया है, ठीक है। तो 11 और 12 मई का ये डिस्कशन है, ठीक है। इसको पहले देख लीजिएगा आप लोग फर्स्ट पार्ट को। ये जो है वो सेकंड पार्ट है, ठीक। सेकंड पार्ट है, ठीक ना। पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे जो खबरें होती है उसको डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो फिर से कुछ नई और ज़रूरी बातें हम जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी शॉर्ट्स में और विजन करंट अफेयर्स आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के नए नियमों की। हमारी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाने की सोच रही है जिसे सेफ हार्बर कहा जाता है, ठीक है, या कहते हैं, ठीक। तो सेफ हार्बर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक कानूनी तरीका है जो वेबसाइट्स को कुछ मामलों में कानूनी जिम्मेदारी से बचाता है। मान लीजिए अगर कोई तीसरा आदमी, थर्ड पार्टी यूजर किसी वेबसाइट पर कुछ गैर कानूनी पोस्ट कर देता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है, उस पर किसी दूसरे ने, ठीक है, कोई गैर कानूनी पोस्ट कर दिया, ठीक। तो इस नियम के तहत वेबसाइट वालों को सीधे तौर पर, यानी आपको सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। आपका वेबसाइट है तो इसकी जरूरत क्यों है? ताकि ऑनलाइन काम करने वाले नए नए लोग आगे बढ़े और वेबसाइट चलाने वालों को उन चीजों के लिए बेवजह परेशान न किया जाए जो उन्होंने खुद नहीं डाली है। हमारे देश का कानून क्या कहता है? हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79, ठीक है, 79 भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसी ही सुरक्षा देती है। लेकिन एक पेच है यहाँ पे। क्या है पेच? अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता चल जाए कि उनकी वेबसाइट पर कुछ गैर कानूनी है और वो उसे तय समय के अंदर नहीं हटाते हैं, तो फिर ये कानूनी सुरक्षा उनसे छीन ली जा सकती है। तो अब जो है इस नियम में थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक। तो तय समय जो है वो अब है नहीं, अब उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं रहेंगे। तो अब चलते हैं जानवरों की दुनिया में, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे इंडियन ग्रे वुल्फ की। तो महाराष्ट्र की कटबनवारी घास भूमि है, ठीक है। उसमें एक खास तरह के भेड़िए पाए जाते हैं जिन्हें इंडियन ग्रे वुल्फ कहते हैं। ये खतरे में है। अब ये खतरे में कैसे हैं? तो आजकल कुत्तों के हमलों ने इन्हें और भी असुरक्षित कर दिया है। इंडियन ग्रे वुल्फ कौन है? ये असल में जो है ग्रे वुल्फ की ही एक उप प्रजाति है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये भारत के सूखे और थोड़े सूखे खुले मैदानों और घास के इलाकों में, ठीक ना, रहते हैं। और वहां के ये टॉप शिकारी कहलाते हैं, ठीक। यानी इनसे ऊपर का कोई शिकारी वहां पे नहीं है। इनका स्वभाव कैसा होता है? ये हमेशा छोटे छोटे झुंड में होते हैं, यानी ज्यादा नहीं होते, 3-4 बहुत हो गए, ठीक। तो ज्यादा बड़ा झुंड नहीं होता। और ग्रे वुल्फ की दूसरी प्रजातियों के मुकाबले कम आवाज करते हैं, मतलब वो आवाज नहीं उतना ज्यादा नहीं करते, हुआ वाली ऐसी आवाज नहीं करते, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं करते, थोड़ा करते हैं, कम करते हैं। इनकी सुरक्षा का क्या हाल है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आप जानते हैं, उसकी अनुसूची 1 के तहत इन्हें सुरक्षा मिली हुई है। इन पर क्या खतरे हैं? घास के मैदानों को खेती और उद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इनके लिए रहने का जगह जो है कम पड़ रहा है। इंसानी गतिविधियां भी बढ़ रही है, उसकी वजह से इनके रहने की जगह बदल भी रही है। इनके प्राकृतिक शिकार कम हो रहे हैं, ठीक है। जो नेचुरल इनका जो शिकार है वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि अब इस तरह घास की भूमि रहेगी नहीं तो वहां पे और जो जानवर है वो भी नहीं रहेंगे। तो अब इनका शिकार जो है वो कम हो रहा है। आवारा और जंगली कुत्ते जो है इन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इनको बीमारियां लग रही है, ठीक है। उनकी बीमारियां अब इनके अंदर फैल रही है। तो ये है बेसिकली इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगली खबर एक बीमारी के इलाज से जुड़ी है, ठीक है। लाफोरा रोग इसको कहते हैं। एक नई रिसर्च में लाफोरा रोग के इलाज में कुछ उम्मीद की किरण जो है दिखाई दी है। लाफोरा रोग क्या है? ये एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा और गंभीर आनुवांशिक बीमारी है, यानी हेरिडिटरी है, यानी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी बाप से दादा से दादा से बाप, बाप को से बेटे, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो जो दिमाग और नसों को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? दिमाग को, और दिमाग की नसों को प्रभावित करता है, ठीक। ये किस तरह की बीमारियों में आता है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव
प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस एपिलेप्सी, जिसको शॉर्ट में PME बीमारी कहते हैं, के समूह में आता है। ठीक, उसमें से एक है। इन बीमारियों में दौरे पड़ते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है और दिमागी क्षमता जो है वो एकदम कम हो जाती है, कम सुकून हो जाता है आदमी। ठीक, ये क्यों होता है? ये EPM2A या EPM2B, ठीक है, जीन में बदलाव यानी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये कहाँ ज्यादा होता है? ये उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां खून के रिश्तों में शादी होती है। समझ गए? करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह होता है तो वहां ये बीमारी होने के खतरे बहुत ज्यादा हैं। ठीक, वहां पे ये आम है, हो ही जाता है। जैसे भूमध्य सागरीय देश जैसे कि स्पेन, इटली, फ्रांस, इन जगहों पे ऐसी शादियां होती है तो यहाँ इस तरह की बीमारियां ज्यादा है। उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण भारत के इलाके में इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, और ये जानलेवा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। समझ गए? तो खून के रिश्ते में शादी नहीं करना चाहिए, इसीलिए मना करते हैं डॉक्टर्स। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समुद्र के किनारे होने वाले जो कटाव है उसको रोकने का एक तरीका है जियो ट्यूबिंग। ठीक है, जियो ट्यूबिंग। ठीक, तो एक स्टडी में पाया गया है कि तिरुवनंतपुरम के पुंथुरा में जियो ट्यूबिंग समुद्र के किनारे मिट्टी के कटाव को रोकने में बहुत कारगर है। जियो ट्यूबिंग क्या होता है? ये बड़े और प्रागमय यानी जिसमें से पानी निकल सके, ठीक, कपड़े की बनी ट्यूब होती है जिसमें रेत या दूसरी हाइड्रोलिक सामग्री भरी जाती है। ये कैसे काम करती है? जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से पानी तो निकल जाता है लेकिन मिट्टी के ठोस कण अंदर ही फंस जाते हैं। इससे ये पानी निकालने और मिट्टी को कटाव से बचाने में बहुत अच्छे होते हैं। ये किससे बनती है? ये हाई स्ट्रेंथ प्रागमय सामग्री से बनता है, खासकर पॉलीप्रोपाइलीन जिसको कहते हैं, ठीक, उससे बनता है, उससे बुना होता है। जियो टेक्सटाइल इसमें बहुत ज्यादा जो है कारगर है, इसलिए बहुत टिकाऊ होती है और मौसम की मार को भी झेल लेती है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये समुद्र के किनारे मिट्टी के कटाव को रोक सकती है और लहरों के असर को भी कम कर सकती है और समुद्र तट को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है क्षेत्रीय एकीकृत बहु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली रिम्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रिम्स की चौथी मंत्रिय स्तरीय बैठक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई है। ठीक है, इसमें आपदा से निपटने की तैयारी पर एक घोषणा पत्र अपनाया गया है। तो रिम्स क्या है? ठीक है, RIMES। ठीक, ये एक अंतर सरकारी संस्थान है। ये अपने सदस्य देशों को पहले से चेतावनी देने वाली सेवाएं देता है, आपदा जोखिम कम करने की रणनीतियां बनाता है और क्षमता निर्माण सेवाएं भी देता है। ये कब बनी? ये 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के प्रयासों से बनी थी ताकि एक क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा सके। इसके सदस्य कौन है? रिम्स में 22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र शामिल है। इसका ऑफिस कहाँ है? इसका क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी केंद्र थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित है। अब बात करते हैं हमारे देश के एक खास दिन की। ठीक है, तो वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को मनाया जाता है। ठीक, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षणों और स्वदेशी रूप से विकसित हल्के विमान हंसा 3 की पहली उड़ान की याद में मनाया जाता है। ठीक, जो बात मैंने बोली वो फिर से सुन लीजिएगा या फिर से बोल दूं। ठीक है, बोल ही देता हूं। तो ये दिन 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षणों और स्वदेशी रूप से विकसित हल्के विमान हंसा 3 की पहली उड़ान की याद में मनाया जाता है। भारत ने कब कब परमाणु परीक्षण किए हैं? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था, इसके तहत किया था, और दूसरा 1998 में किया था। पोखरण परमाणु परीक्षणों का महत्व क्या है? इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। साथ ही भारत ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने दिखाया। ठीक, तो इतना ही है। अब बढ़ते हैं आगे।
अगला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष की ओर हम लोग जाएंगे और क्षुद्र ग्रह YR4 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष का आप सीन देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं यहीं कहीं आप देखें तो YR4 है। ठीक, तो नासा ने घोषणा किया है कि ऐसी कुछ संभावना है कि YR4 2032 नाम का, ठीक 2024 नहीं है 2032 है, ठीक, तो 2032 नाम का एक क्षुद्र ग्रह चंद्रमा से टकरा सकता है। तो क्षुद्र ग्रह जो YR4 के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इसे चिली में स्थित एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलास का उपयोग करके खोजा गया है। एटलास में दुनिया भर के कई टेलीस्कोप शामिल हैं। यह एक नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? ये चट्टानी और वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडल विहीन खगोलीय पिंड होते हैं। मतलब एक तो चट्टान की तरह होता है, दूसरा कि यहाँ पे वायु नहीं होता, हवा नहीं होता, ठीक है, वायुमंडल नहीं होता, विहीन खगोलीय पिंड है, ठीक, जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती निर्माण के दौरान बचे हुए अवशेष है। ठीक, जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था उस समय के ये अवशेष है। तो इन्हें अक्सर छोटे ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक, क्षुद्र मतलब छोटा। ठीक, तो ज्यादा क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? इनकी परिक्रमा कक्षाएं पृथ्वी के निकट से गुजरती हैं। ठीक, अर्थ क्रॉस क्या होते हैं? वे क्षुद्र ग्रह जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को काटते हैं उन्हें अर्थ क्रॉस कहा जाता है। ठीक, तो नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो मतलब इनकी परिक्रमा कक्षाएं जो है पृथ्वी के निकट से गुजरती है, तो इसको नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह। अर्थ क्रॉस कहते हैं जब पृथ्वी के पथ को ही वो काटता हो, मतलब उसी के पथ पे ही घूमता हो, ठीक, चक्कर लगाता हो, तो उसको अर्थ क्रॉस, ठीक, क्या कहा जाता है? अर्थ क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्षुद्र ग्रह को। अब एक दिलचस्प खोज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो खोज हुई है मूसा इंडेमेनिसिस की। ठीक, तो ये जंगली केले की एक प्रजाति है मूसा इंडेमेनिसिस में लगभग 4.2 मीटर लंबा फल या गुच्छा होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, ये कितना? 4.2 मीटर लंबा जो गुच्छा होता है, पुष्पक्रम जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनफ्रक्टेसिन्स। ठीक, तो इसको दर्ज किया गया है, यह किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया अब तक का सबसे लंबा फल गुच्छा है। ठीक है, समझ गए? तो ये जंगली केला होता है, जंगली केले की एक प्रजाति होती है और इस प्रजाति का नाम आप जरूर याद रखेंगे। इस प्रजाति का नाम है मूसा इंडेमेनेसिस। ठीक, अब जो ये इनफ्रक्टेसिन्स है यानी फल गुच्छा जो है वो क्या होता है? ये फलों का एक समूह होता है, जैसा आप देख रहे हैं, या गुच्छा होता है, इसको गुच्छा कहते हैं, जो एक धुरी, समझ रहे हैं ना, एक ही धुरी से, इसके बीच से, एक ही दूरी के मतलब चारों तरफ जब हो तो धुरी क्या होता है? बीच में होता है, तने से पर उगता है। ठीक, इसमें एक मुख्य डंठल होता है, बीच में एक डंठल होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, क्या ही मैं बता रहा हूँ, और अक्सर शाखाओं की जटिल संरचना भी होती है। ठीक, खैर, तो अच्छे से आप लोग जानते हैं इसके बारे में, अब बिहारियों को क्या होता है। तो मूसा इंडेमेनेसिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी खोज जो है इसे पहली बार 2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था। पहली बार 2012 में, कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें हरे रंग के विशिष्ट फूल खिलते हैं और इसका फल जो है यानी गुच्छा सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में 3 गुना बड़ा होता है। यह लगभग 11 मीटर लंबा पौधा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई भी देख रहे हैं आप, 11 मीटर होता है, इसलिए मैंने 2 फोटो यहाँ पे लगाए हैं, 2 पिक्चर लगाए ताकि आप लंबाई देख सके। जबकि सामान्य केले के पौधे की ऊंचाई जो होती है वो 3 से 4 मीटर ही होती है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, लाभ क्या है? प्लांट ब्रीड्स, इस प्रजाति का उपयोग जो है उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक प्राकृतिक अनुवांशिक संसाधन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है इसका डिस्कशन। चलिए अब चलते हैं आखिरी खबर की ओर। आखिरी खबर है हमारा जहां पे आया है प्राकृतिक आपदा। तो DRC कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, और ये जो है इसके पूर्वी भाग में टांगानिका झील के तट के पास विनाशकारी बाढ़ आया है। ठीक,
तो डीआरसी की भौगोलिक स्थिति को पहले देख लीजिए। यह मध्य अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला अल्जीरिया है, ठीक। अल्जीरिया जो है वो पहला अफ्रीका का बड़ा देश है और दूसरा कांगो डीआरसी है, ठीक। इसकी जमीनी सीमाएं जो है वो मध्य अफ्रीका गणराज्य और दक्षिण सूडान उत्तर में, ठीक है, इधर सूडान से उत्तर में देखेंगे आप, युगांडा से, ठीक है, रवांडा से, युगांडा रवांडा से देख रहे हैं आप, और बुरुंडी तंजानिया, ठीक, पूर्व में, कांगो गणराज्य और अंगोला पश्चिम में, ठीक, ये देख रहे हैं कांगो गणराज्य, ठीक, यहीं पे अंगोला है कहीं पे, ठीक, तो पश्चिम में, और जाम्बिया दक्षिण में लगती है, जाम्बिया देख रहे हैं इधर, ठीक, अंगोला ये देख रहे हैं। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति को आप लोग देख लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक ना, कि ऐसा देश है जो युगांडा उसके उत्तर में पड़ता है, युगांडा रवांडा, और कांगो गणराज्य अंगोला ये सब पश्चिम में पड़ता है, आप बताएं कि ये कौन देश है, तो दे देगा कांगो, अल्जीरा फलाना, ये वो आपको चूज करना होगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो इसकी समुद्री सीमा जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर से भी लगती है, ठीक है, पश्चिम में देखेंगे यहाँ पे तो अटलांटिक महासागर है ये, ठीक। बाकी भौतिक विशेषताएं देखें तो जलवायु यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है डीआरसी से होकर गुजरती है, ठीक, और कांगो बेसिन का हिस्सा है। कांगो बेसिन के वन जो है फॉरेस्ट लगभग 500 मिलियन एकड़ में 6 देशों में फैले हैं। कैमरून, CAR, DRC, ROC, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ कांगो बेसिन में दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड्स मौजूद हैं। प्रमुख नदी यहाँ की कौन कौन सी है, तो कांगो इस देश की प्रमुख नदी है, नदी का नाम है कांगो, ये देख रहे हैं आप मैप के अंदर, ठीक। तो कांगो जो है इस देश की प्रमुख नदी है और यह भूमध्य जो रेखा है को 2 बार पार करती है, ठीक है। एक तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ऐसे पार करती है और फिर यहाँ से ऐसे पार करती है। तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि अफ्रीका के देश की ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक। प्रमुख खनिज यहाँ पे कौन कौन से मिलता है, कोबाल्ट, सोना, तांबा, कोयला, लौह अयस्क, लिथियम आदि जो है यहाँ पे मिलता है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों, जानकारियां जो आपको मैंने दे दी है। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई भी बात है तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक।